जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो कल का पहला प्रश्न था कि विश्व के स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका 9 अगस्त को होता है। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये इसकी 79वीं वर्षगांठ थी, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ में द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में हिस्सा लिया। तो ये अभ्यास हमने किया है यूएई के साथ में। ऑप्शन हमारा सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जीता है अमेरिका ने। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीतने के बाद में भारत के ओलंपिक में कुल कितने पदक हो गए। तो हमारे जो पदक की संख्या है वो हो चुकी है 35, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है ये किस गेंदबाज के नाम पर है। तो ये है मुथैया मुरलीधरन के नाम पर, जो कि श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज थे। ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य है यहां पर, इसका नाम है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य ने नैस्कॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जीता। तो इसे जीता है तेलंगाना ने। डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बनाया है एमएस धोनी को, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस देश की अध्यक्षता में पहला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किया श्रीलंका ने। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है। तो 9 अगस्त को काकोरी कांड हुआ था 1925 में, और इसका नाम बदल दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। तो इस पद पर हैं हमारे राजीव गौबा साहब। ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-ईयर ओल्ड के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है कोलकाता के बिरसा जैन ने। ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए वॉलमार्ट के साथ में समझौता किया। तो यह समझौता किया है हरियाणा ने। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि कई लोगों का यह सवाल होता है कि पीडीएफ कहां पर मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा केवी गुरुजी चैनल। यहां पर आपको सारी पीडीएफ और जितनी भी मेरी क्लास होती है उन सभी की जानकारी आपको मिलती है टेलीग्राम पर। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस समय मेरी जितनी भी क्लास हो रही है अनअकैडमी के ऊपर सारी आपकी ग्रुप डी के लिए है। विशेष तौर पर मेरी क्लास जो 11:50 पर होती है इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो पीवाईक्यू हैं, इसके अलावा ग्रुप डी में जो आपके करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं उन सभी का 1 घंटे का रखते हैं लाइव टेस्ट। तो टोटल 100 प्रश्न होते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए स्पीड काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 60 मिनट में आप इन 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें और इनमें से कम 70 से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। सारी क्लासेज आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेज होती हैं। और सारी क्लासेज के रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ भी यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, यानी कि सिस्टमैटिक वे में सीरियस होकर के किसी भी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करनी है, तो आप अनअकैडमी के कोर्स भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। खास बात क्या है, देखिए अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का तुरंत मिलेगा डिस्काउंट। और इसके अलावा जो प्राइस आप यहाँ पर पे करेंगे उस प्राइस के ऊपर भी आपको यहाँ पर 10% का कैशबैक दिया जाएगा। तो कैसे आप 25 से 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझसे अनअकैडमी के ऊपर जो मेरा प्रोफाइल है उस पर
व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। कॉम्बैट आपका हर संडे को होता है 12 बजे एसएससी कैटेगरी में। तो अगर आप लोग कॉम्बैट देते हैं और यहाँ पर रैंक आपकी 1 से 3 आती है तो आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए जीत सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर की अब शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये दिवस हमारा हर साल 10 अगस्त को होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे हर साल 10 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि मनाया क्यों जाता है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग जो फॉसिल्स फ्यूल का यूज करते हैं, यानी कि जो आपके पेट्रोल डीजल वगैरह हो गए, इससे हमारा जो पर्यावरण है वह काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। तो इसीलिए जीवाश्म ईंधन के आधार स्थान पर हम लोग गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करें, यानी कि स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और सरकार की जो यहाँ पर बायो ईंधन के लिए नीतियां हैं, उन सभी नीतियों के बारे में प्रचार करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। तो वर्ष 2015 में जो हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय है, उसके द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा 10 अगस्त को ही रुडोल्फ डीजल का जन्म हुआ था। इन्हीं के द्वारा आपके डीजल इंजन का इन्वेंशन किया गया था और इसीलिए 10 अगस्त के दिन इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर इन्वायरमेंट। ये इस बार का विषय है और भारत सरकार का ये टारगेट भी है कि 2022 तक हम अपने देश में 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जिसको हम लोग 2030 तक बढ़ा करके 450 गीगावाट कर देंगे। तो ये भारत सरकार का टारगेट भी है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस अर्धसैनिक बल ने पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है। तो यहाँ पर इस बल का नाम है हमारे आईटीबीपी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल होता क्या था, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो हमारी आईटीबीपी है, आईटीबीपी मुख्य रूप से जो आपके भारत की चीन के साथ में सीमा है वहां पर यह पेट्रोलिंग का काम करती है। तो यहाँ पर जो भी अभी तक महिला अधिकारी होती थी, मुख्य रूप से उनको किसी भी युद्ध या फिर बॉर्डर के पास में तैनात नहीं किया जाता था। तो अभी हमारे आईटीबीपी की 2 महिला अधिकारी हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रकृति, दूसरी का नाम है यहाँ पर दीक्षा। तो इन दोनों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो आपके लद्दाख में बॉर्डर है वहां पर इन दोनों को तैनात किया गया है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये आईटीबीपी की पहली महिला अधिकारी हैं जिनको युद्ध के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। आईटीबीपी की बात करते हैं तो स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके महानिदेशक हैं, नाम इनका है सुरजीत सिंह देसवाल। अगला प्रश्न है कि 12 अगस्त 2021 को इसरो द्वारा किस रॉकेट की सहायता से GISAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो सैटेलाइट होगी इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV F10 की सहायता से। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी नाम आ जाए GSLV रॉकेट का, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, यानी कि यहाँ पर जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं वह आपके जियो स्टेशनरी कक्षा में जाएगी। मतलब यह है कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं GISAT-1 की, तो इसका हमारे नाम है EOS-3, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3। और मुख्य रूप से इसका काम होगा कि 36 किलोमीटर की ऊंचाई से हमारी जो पृथ्वी है उसकी ये करेगी निगरानी। तो हमारी पृथ्वी में मुख्य रूप से हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं उनकी ये निगरानी करेगी। उसके अलावा जो पाकिस्तान और चाइना है उनकी भी निगरानी इस सैटेलाइट के द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को इसको GSLV F10 के द्वारा लॉन्च करेगा इसरो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक जो राष्ट्रीय सैन्य खेल हैं इनका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये जो हमारा खेल है इसका आयोजन होगा रसिया में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इस साल इसका ये 7वां एडिशन होगा। रसिया का जो आपके रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। तो मुख्य रूप से विभिन्न देशों के जो हमारी सेनाएं होती हैं वहां से खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि दुनिया के जो विभिन्न सेनाएं हैं उनके बीच में सहयोग को बेहतर बनाया जाए।
इसके अलावा वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर कर सकें। तो इसका आयोजन 22 अगस्त से किया जाएगा। 42 देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, यानी कि सैन्य खिलाड़ी शामिल होंगे, और हमारे भारत से जो दस्ता यहाँ पर भेजा जाएगा उसमें भी टोटल 101 सेना के जवान शामिल होंगे। तो ध्यान रखेंगे रसिया में इसका आयोजन इस साल किया जाना है। अगला प्रश्न है कि भारत एथलेटिक्स फेडरेशन ने किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया। तो ये जो भाला फेंक दिवस है इसे नामित किया गया है 7 अगस्त को। क्यों नामित किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ के जो हरियाणा के भाला फेंक के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 7 अगस्त के दिन टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर 87 मीटर से ज़्यादा दूरी तक भाला को फेंक करके गोल्ड मेडल जीता गया था। और इसीलिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह घोषणा कर दी है कि 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये आपके नीरज पुनिया हैं, भारतीय आर्मी में ये सूबेदार भी हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा इसका नई दिल्ली में, और अध्यक्ष इसके हैं आदिरे जे सुमारीवाला, और ये भी आपके CHSL के एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है, इनका नाम है रेखा शर्मा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये आपकी चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो इनका कार्यकाल है उसको अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 57 साल की इनकी एज है और अगले 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये देख सकते हैं ये है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार ने वंदना कटारिया को राजदूत नियुक्त किया है। तो ये आपके उत्तराखंड राज्य की हैं और वहीं की सरकार के द्वारा इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, वंदना कटारिया चर्चा में कब आई थी? याद होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था जिसको हमारी महिला टीम ने 4-3 से जीता था, उन 4 में से 3 गोल अकेले वंदना कटारिया ने यहाँ पर मारा था। तो इसीलिए उत्तराखंड में जो आपकी महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग है उनके द्वारा इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं वंदना कटारिया है। सरकार ने कहा है कि इनको 25 लाख रुपए भी नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा लॉयन की बात हो रही है। तो ये जो दिवस होता है ये 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लॉयन की तो ये हमारे पैंथेरा कैटेगरी में आता है। पैंथेरा की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा आपका बाघ होता है और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है लॉयन। तो लॉयन के संरक्षण के बारे में जो भी आपके दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं उन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। 2013 में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। अच्छा, वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। क्या नाम है? पैंथेरा लियो इसका वैज्ञानिक नाम है। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये आपके लुप्त प्राय जानवरों की कैटेगरी में शामिल है। हमारे यहाँ पर जो आपका लॉयन मिलता है जिसे आप लोग एशियाटिक लॉयन कहते हैं, ये आपका पाया जाता है गिर नेशनल पार्क में जो कि है गुजरात में। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि जो हमारे लायन होते हैं उनका संरक्षण मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है। तो ये आपके गिर नेशनल पार्क में किया जाता है जो कि है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसकी लेखिका कौन है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक है इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। आप सभी को पता होगा जो हमारे नारायण मूर्ति हैं भारत के उद्योगपति हैं, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति और उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो नारायण मूर्ति साहब के बारे में ध्यान रखेंगे, इन्फोसिस कंपनी के वो संस्थापक हैं और उन्हीं की वाइफ है सुधा मूर्ति जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, यानी कि हमारे पृथ्वी को सुंदरता किस प्रकार से मिली है, इसी के ऊपर इन्होंने लिख दी है एक किताब। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये है पुस्तक का आपका कवर पेज। बाकी सुधा मूर्ति जी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में ये लिखती हैं और इनको 2006 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में PM मोदी की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से किस विषय के ऊपर चर्चा हुई है। तो ये जो विषय है ये आपका था मेरी टाइम सिक्योरिटी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट।
आप सभी को यह पता होगा कि अगस्त 2021 में एक महीने के लिए हमारा देश यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बन गया है अध्यक्ष। तो इसीलिए अध्यक्ष होने के नाते पीएम मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जो हमारा विषय था वह आपका था इन्हांसिंग मेरीटाइम सिक्योरिटी, ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि समुद्री सुरक्षा और जो समुद्र के रास्ते व्यापार होता है उसके ऊपर यहां पर चर्चा की गई। और आप ध्यान रखेंगे कि पीएम मोदी साहब हमारे देश के पहले ऐसे पीएम बन गए हैं जो कि आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले भारत कभी भी यूएनएससी का अध्यक्ष नहीं बना था। वैसे भारत 8वीं बार 2021 से 22 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2 साल का कार्यकाल होता है नॉन परमानेंट मेंबर का, इसके 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल हमेशा ही होता है, बाकी 10 आपके होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। अगला प्रश्न है कि 10 अगस्त 2021 को पीएम मोदी के द्वारा किस शहर से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा महोबा, और महोबा जिले से यहां पर पीएम मोदी के द्वारा उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई है। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि उज्ज्वला 1 कब आया था, यानी कि उज्ज्वला योजना हमारी कब आई थी। तो ये जो आपकी उज्ज्वला योजना है इसे लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को, और ये भी लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं उनको कम दामों पर एलपीजी सिलेंडर यहां पर दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसीलिए अब ज़्यादा योजनाएं आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगी। इस बार जो आपका उज्ज्वला 2.0 है इसके अंतर्गत एक बार आपको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलेगा और एक बार आपको मुफ्त रिफिल की सुविधा मिलेगी, यानी कि सिंपली आप जाइए आपको यहाँ पर मुफ्त में कनेक्शन मिल जाएगा, उसके साथ में आपको एक बार भरवाने के लिए सिलेंडर मिल जाएगा क्योंकि दूसरी बार संभवतः कम ही लोग भरवा पाते हैं, और इसके साथ साथ में गैस चूल्हा भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य के सीएम के द्वारा ई नगर मोबाइल ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी साहब, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इस ऐप का नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसका नाम है ई नगर। तो जाहिर सी बात है आपके गुजरात राज्य में जो भी नगर पालिकाएं हैं या जो भी नगर निगम हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? देखिए जो आप हाउस टैक्स वगैरह देते हैं या संपत्ति कर देते हैं उन सभी प्रकार के टैक्स के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी शिकायत है नगर पालिका या नगर निगम से संबंध में तो उस शिकायत को भी आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, और जो भी आपकी आपातकालीन सेवाएं होती हैं उनको भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 162 नगर पालिका और 8 नगर निगम के लिए इसको लॉन्च किया गया है, 162 है ये। तो ध्यान रखेंगे गुजरात के सीएम विजय रूपानी के द्वारा ई नगर ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा समाज सेवी माननीय चमनलाल पर पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वी नायडू जी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब माननीय चमनलाल कौन है? तो इनका जो जन्म है वो 1920 में हुआ था 25 मार्च के दिन, और ये आपके एक समाज सेवी थे। इसके अलावा आरएसएस के ये प्रचारक भी थे। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर ये पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया है। अच्छा ये माननीय है, माननीय नहीं है, ध्यान रखिएगा ये है आपका माननीय। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है और उसी के अंतर्गत हमारे डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया। नाम इनका है माननीय चमनलाल, यानी कि चमनलाल इनका नाम है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट पाने वाला पहला देश बना है? तो पहला देश बन गया है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये थोड़ा प्रश्न क्या है इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए आप सभी को पता होगा कि जब भी पहली बार किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो ये आविष्कार किस चीज़ के द्वारा हुआ है। जैसे अगर आपकी टेलीविज़न बनाई गई तो टेलीविज़न आपकी कैसे बनी है उसके तरीके से कोई अन्य आपका टेलीविज़न नहीं बना सकता है। वह राइट सिर्फ उसी के पास में होगा जिसके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था, यानी कि उसको मिल जाता है पेटेंट राइट। तो अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बना हुआ कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं था जिसके लिए पेटेंट राइट किसी भी कंपनी या व्यक्ति को मिला हो। तो दरअसल दक्षिण अफ्रीका के हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है स्टीफन थालर। तो इन्हीं के द्वारा
एक फूड कंटेनर सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है दाबुस, यानी कि डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूट स्टेपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस। तो इसी के लिए यहाँ पर एआई पेटेंट मिला है दक्षिण अफ्रीका को। अच्छा, डाबुस आपका काम क्या करेगा? तो मुख्य रूप से जो आपकी खराब भोजन हो जाती है उसके बारे में ये जानकारी देगा और इसमें कुछ अन्य फीचर भी ऐड किए गए हैं। तो ये आपका पहला बन गया है जिसको यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेंशन के लिए पेटेंट राइट दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रेटोरिया और ब्लोमफोंटेन। मुद्रा यहाँ की रैंड है और राष्ट्रपति यहाँ के हैं सिरिल रामापोसा। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि किस देश की पुरुष फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दूसरी बार जीत लिया है ब्राजील ने। 2016 में भी इन्होंने जीता था और 2020 में भी इन्होंने जीत लिया। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है कनाडा की महिला टीम ने। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है बेल्जियम की टीम ने और हमारी भारत की टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आखिरी प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश की महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा नीदरलैंड हो जाएगा करेक्ट। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि समुद्र में जहाजों के आवागमन पर निगरानी के लिए इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? इसी साल लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा किस वर्ष पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था? डेट के साथ में आप लोग बताइएगा। और आखिरी प्रश्न है कि CISF के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी जो आपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर के बारे में बताया है उसके ऊपर भी वीडियो आपको संभवतः कल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।